नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का बड़ा कार्यक्रम है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। संवाद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिफिन बैठक भी करेंगे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज कर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी देंगे। सदस्यता अभियान को शिखर तक पहुंचाने में जान फूकेंगे और रिकॉर्ड सदस्यता बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड शासन में आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव हुआ है। बदलाव के आदेश जारी हुए हैं। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से राजस्व विभाग हटाया गया है। तो यह बड़ा फेरबदल, उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। उत्तराखंड शासन ने जहां तबादला एक्सप्रेस चलाई, वहीं आईएएस बंशीधर तिवारी से डीजी शिक्षा का पदभार हटाया गया है। आईएएस अनुराधा पाल को डीएम बागेश्वर से हटाकर अपर सचिव स्वास्थ्य बनाया गया है। आईएएस झरना कमठान से सीडीओ देहरादून का चार्ज हटा दिया गया है। साथ ही डीजी शिक्षा का चार्ज उन्हें दिया गया है। तो उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चली है। इस दौरान कई आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो कुछ से कुछ जिम्मेदारियों को हटाया गया है। आईएएस बंशीधर तिवारी से डीजी शिक्षा का पदभार हटाया गया है। आईएएस अनुराधा पॉल को डीएम बागेश्वर से हटाकर अपर सचिव स्वास्थ्य बनाया गया है। आईएएस झरना कमठान से सीडीओ देहरादून का चार्ज हटा लिया गया है और उन्हें डीजी शिक्षा का चार्ज दिया गया है। वहीं आईएएस प्रशांत कुमार आर्य से आबकारी आयुक्त का पद हटाया गया है, जहां आईएएस संदीप तिवारी को चमोली का डीएम बनाया गया है। वहीं आईएएस आशीष भटगई को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चली है, कई आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में यहां पर बदलाव किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन में अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। 3 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव हो पाया है। पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में यहाँ पर बदलाव हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री के जो सचिव थे आर मीनाक्षी सुंदरम, उनसे मुख्यमंत्री के सचिव पद का जो पदभार था उसको हटाने का काम यहाँ पर किया गया है। विशेष सचिव के तौर पर जो आईएफएस अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे भी वह जिम्मेदारी वापस यहाँ पर ली गई है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है। आईएएस पीसीएस अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए। कई ऐसे आईएएस अधिकारी थे जो प्रतीक्षारत थे यहाँ पर, जिन्हें बड़े पद यहाँ पर नहीं मिल पाए थे, उन्हें कई जिलों की कमान देने का काम यहाँ पर दिया गया, जिसमें देहरादून जिले का कप्तान बदल दिया गया है। हरिद्वार जिले के देहरादून जिले के जिलाधिकारी यहाँ पर बदल दिए गए। डॉक्टर सोनिका की जगह पर सविन बंसल को देहरादून का जिलाधिकारी यहाँ पर बना दिया गया है। हरिद्वार जिले में भी जिलाधिकारियों को बदलने का काम यहाँ पर किया गया है। पौड़ी जिले में, अल्मोड़ा जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, बागेश्वर जिले में, चमोली जिले में, यहाँ पर भी अधिकारियों को जिलाधिकारी के जो यानी कई जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, जो डीएम है, उनमें भी बदलाव हुआ है।
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिला अधिकारियों के साथ साथ जो सचिव थे, सचिवों के भी कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। आबकारी आयुक्त के रूप में जो प्रशांत आर्य को जिम्मेदारी पूर्व में दी गई थी, उस जिम्मेदारी को उनसे यहाँ वापस लेने का काम यहाँ पर किया गया। अब उनकी जगह आबकारी आयुक्त के रूप में सचिव हरीशचंद्र सेमाल को जिम्मेदारी पुनः यहाँ पर दी गई है। पूर्व में ये जिम्मेदारी उनसे तब ली गई थी जब उनका स्वास्थ्य खराब यहाँ पर हुआ था, तब उनसे आबकारी का आयुक्त का जो पदभार था उसको हटाने का काम यहाँ पर किया गया था, और अब पुनः आबकारी आयुक्त के रूप में उन्हें यहाँ पर दिया गया, क्योंकि उनका जो लंबा अनुभव है, उस लंबा अनुभव राजस्व प्राप्ति की दिशा में बढ़ोतरी हो सके, उसको देखते हुए निर्णय यहाँ पर लिया गया। मुख्यमंत्री की टीम में भी दो बड़े चेंजेस यहाँ पर हुए। सचिव मुख्यमंत्री के रूप में जो अब तक काम यहाँ पर कर रहे थे डॉक्टर पराग मधुकर ढका थे विशेष सचिव के रूप में, उनसे भी भार हटाने का काम यहाँ पर ले लिया गया। इसकी जगह पर ये कह सकते हैं कि जो सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम यहाँ पर थे, उनसे भी सचिव मुख्यमंत्री का भार यहाँ पर हटा दिया गया। विनय शंकर पांडे जो मुख्यमंत्री के सचिव थे, उनके भी कई विभाग यहाँ पर हटाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। यानी जो उनके पास आखिर इतने बड़े पैमाने में कार्यक्षेत्र में बदलाव करना, आखिर वजह क्या अब है? जिस तरह से आपने बताया कि विनय शंकर पांडे हो या फिर आर मीनाक्षी सुंदरम हो, सभी के कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि इस समय जो नए युवा अधिकारी हैं, जो रिजल्ट देने में सक्षम है, उनके साथ इस समय काम करने का काम यहाँ पर किया जा सके, ताकि उत्तराखंड राज्य को नए रिजल्ट यहाँ पर मिल सके। ये कह सकते हैं कि अब नई जिम्मेदारी के रूप में जो कुमाऊं कमिश्नर थे दीपक रावत, उन्हें सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और ये सीधे तौर पर इसलिए भी समझा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका व्यवहार पत्रकार या फिर जनता के साथ रहता है, वो सीधे कनेक्ट जनता के साथ जुड़ते हैं, संवादहीनता का कोई बीच में कोई कार्य नहीं होता, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भी ऐसे अधिकारियों के साथ इस समय अपने आप को रखना चाहते हैं, जनता से सीधी बात करना चाहते हैं। जनता यानी अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को क्या नई जिम्मेदारी देते हुए मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बनाया गया है? मुख्यमंत्री सचिव की जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर दी गई है। जो उनके पास कुमाऊं कमिश्नर का चार्ज था, उसके साथ साथ अब वो यहाँ का चार्ज यहाँ पर देखेंगे। केएमबीएन की जो जिम्मेदारी थी उसमें बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया। जीएमबीएन के जो एमडी के पद पर थे विनोद गिरी गोस्वामी आईएएस अधिकारी, उनको पिथौरागढ़ का जिला अधिकारी बनाने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये बड़ा फेरबदल इसलिए यहाँ पर किया गया है क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर जनता सवाल खड़े कर रही थी, उन सब चीजों पर विराम लगाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और यह समझा जा सकता है कि विराम दूसरे अधिकारियों के लिए भी एक तो सबक के रूप में यहाँ पर समझा जा सकता है कि अगर उनके द्वारा अपनी कार्यशैली नहीं बदली जाती है, उनके द्वारा जनता से सीधा जुड़ाव यहाँ पर नहीं किया जाता है, तो फिर आने वाले दिनों में या कई और बड़े बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और शासन स्तर पर उनके जो कार्य क्षेत्र उनमें बड़ा बदलाव यहाँ पर हो सकता है। इस समय इस बदलाव की आवश्यकता इसलिए भी यहाँ पर हो रही थी कि कई ऐसे अधिकारी या आईएएस अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जिनके पास शासन की जिम्मेदारी भी थी और विभाग के कई बड़े पदों पर भी, महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ पर बैठे हुए थे। ऐसे में जब क्षेत्रों में प्रवास के कार्यक्रम उनके पास आते थे तो वो वहां पर सही समय नहीं दे पाते थे, उचित दौरे, उचित निरीक्षण उन क्षेत्रों में नहीं हो पाते थे, इसलिए उनके कार्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लिया गया। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा अवसर है जो मुख्यमंत्री की तरफ से इतने बड़े स्तर पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव यहाँ पर पैमाने पर आईएएस और पीसीएस जो अफसर हैं उनके कार्यक्षेत्र में यहाँ पर बदलाव किया गया है। कई सारे आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, तो कुछ से कुछ जिम्मेदारियां जो है हटाई गई है। अबे बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार से खबर है जहां एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के आदेश पर तबादला एक्सप्रेस चली है। 8 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है, तो वहीं 7 प्रभारी निरीक्षकों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक कमल मोहन भंडारी को हरिद्वार से हटाकर प्रभारी निरीक्षक रानीपुर कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। 15 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर जो है तबादला एक्सप्रेस उत्तराखंड में चली है। हरिद्वार में भी तबादला एक्सप्रेस का असर देखने को मिला है। पुलिस महकमे में कई अधिकारियों के ट्रांसफर यहां पर हुए हैं, कार्यक्षेत्र में बदलाव हुए। 15 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का शुद्धिकरण और सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ
सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से कहा है कि सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे प्रत्येक भवन स्वामियों के साथ साथ किराएदारों के मामले में अलग अलग शपथ पत्र पेश करें, क्योंकि इसमें कोई मालिक और कोई किराएदार है। तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। जो डिमोलिशन से रिलेटेड सारे ही मैटर्स लगे हुए थे। कुछ मैटर्स फ्रेश मैटर थे जो डेली लिस्ट में थे और कुछ मैटर्स वीकली लिस्ट में थे। लगभग 22-24 मैटर आज लगे हुए थे। कोर्ट ने फिलहाल स्टेट को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है और बोला कि प्रत्येक टेनेंट का और प्रत्येक ओनर का अलग से डिटेल सबके अलग अलग एफिडेविट्स फाइल करें। और कोर्ट ने मामले में जो अगली डेट है वो 14 अक्टूबर फिक्स करी है और तब तक के लिए जो इंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया है। तब तक संभवतः इस मामले में कोई डिमोलिशन नहीं हो। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों और इस दौरान प्रदेश की जो भी जेलें हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने और कैदियों को रखने की व्यवस्था, उनकी मानसिकता का विकास करने और स्वास्थ्य और मानदेय को बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कई साल बीत जाने के बाद भी अनुपालन नहीं करने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। 30 सितंबर तक इसका अनुपालन करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 30 सितंबर से पहले राज्य सरकार इसका अनुपालन कर लेती है तो वो अवमानना की कार्रवाई वापस लेने के लिए कोर्ट को अवगत कराए। मामले की अब अगली सुनवाई 30 सितंबर की तिथि पर नियत की गई है। जो कन्विक्ट हैं उनके रिलीज के लिए और जेल की स्थितियों को जो है ठीक करने के लिए पीआईएल पड़ी हुई थी यहाँ। इसमें आज जो कोर्ट ने कहा कि जो कैदी हैं जो काम करते हैं और सेंट्रल जेल हो या और जेलों में जो उनको काम लिया जा रहा है तो उसमें जो है 1998 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उनको जो है मिनिमम वेजेस दिया जाए। तो उस बात पे कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं और कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए उन्होंने जो है सेक्रेटरी होम उत्तराखंड सरकार को जो है आज कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है कि इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी जो कैदी जो है जेलों के अंदर, सेंट्रल जेलों के अंदर जो आजीवन कारावास के कैदी हैं उनको जो है मिनिमम वेजेस दिया जाए। तो जेलों में व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी उसके बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए गृह सचिव को अवमानना का नोटिस दिया है। आगे बात भेड़ियों के आतंक की करेंगे, जिसको देखते हुए उत्तराखंड से भी एक टीम रवाना हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से जिले के करीब 35 गांव खौफ में है। सभी गांव में लोग रात रात भर जाकर घरों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग की टीम अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी है, लेकिन अब भी 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों की 25 टीमें लगी हुई है। वहीं बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से टीम भी बहराइच रवाना की गई है, जिसमें भेड़ियों पर रिसर्च करने वाले विशेषज्ञ भी शामिल हैं। देखिए, चाहे भेड़िया हो या कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, किसी भी वाइल्ड एनिमल या किसी भी भेड़िया का ये बिल्कुल भी नेचर नहीं है कि वो ह्यूमंस पे अटैक करे। तो बट कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं जिस सर्कमस्टांसेस की वजह से जंगली जानवर इंसानों पे अटैक करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब टाइगर मैन ईटर बनता है, लेपर्ड मैन ईटर बनता है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। बुढ़ा हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स मैन ईटर होते हैं। बट भेड़ियों की अलग एक परिस्थिति है, अलग एक सिचुएशन है। आपने सुना होगा कि 20-22 साल पहले भी उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर में करीबन भेड़ियों ने करीबन 70-80 बच्चों को अटैक किया था।
और इस साल भी ये अटैक इस साल भी हो रहे हैं ये वाले अटैक्स। सो जो मेन रीज़न ये है कि भेड़िए का जो ये एरिया, अब यही इसी एरिया में कम है। अगर आप देखेंगे यूपी में जो भेड़ियों की संख्या है वो 50-60 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, बट अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में भेड़ियों की संख्या तो मतलब 400-500 में है, उन एरिया में नहीं है, इस एरिया में क्यों है? सो इस एरिया में ये जो परिस्थिति है, ये जो सिचुएशन है, ये इस वजह से बना हुआ है। ये गंगा के आजू बाजू का एरिया है, यहाँ पे ग्रास हाइट बहुत ज़्यादा है, बरसात का मौसम है, लोग बाहर सोते हैं, थोड़ा लोग बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, घरों में घर के दरवाजे नहीं है और भेड़िया घरों के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। तो उसको एक ऐसा सिचुएशन मिल गया है जिस सिचुएशन से उसको ये समझ में आया है कि यहाँ पे बच्चों को उठाना बहुत इजी है। तो ये उसने कहीं से सीख लिया, ये उसको समझ आया 1-2 बार करके। तो जब ये उसको समझ आ गया तो आज की डेट में उसका वो एक हैबिट बन गया है। और ये एक ही पैक है, बिकॉज भेड़िए का जो पैक है वो बहुत बड़े एरिया में रहता है, करीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक भेड़ियों का एक ग्रुप रहता है। मिनिमम एरिया जो उनको चाहिए करीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से यूपी में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, हालांकि 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 भेड़िया अभी भी खुले में घूम रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से भी अब टीम जो है रवाना हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ की एक टीम यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई है। उत्तर प्रदेश का इस समय कह सकते हैं कि भेड़ियों के आतंक से जो क्षेत्र इस समय ग्रसित है, उस क्षेत्र में भेड़ियों की जो एक्टिविटी है, उसके जो उसका जो इस समय चक्र वहां पर है, उसको समझने का प्रयास वहां पर टीम की तरफ से किया जाएगा। ये जो भेड़िए इस समय आदमखोर बने हैं, इनके आदमखोर बनने के पीछे की असली हकीकत क्या है, क्या कुछ इनका जीवन चक्र वहां पर रहा है, कैसी परिस्थितियां वहां पर रही है, उन चीजों को समझने का प्रयास इस टीम के द्वारा किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि जो भेड़िए बचे हुए हैं, इस आदमखोर जो भेड़िए बचे हुए हैं, वो जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके और उस गिरफ्त को उनके चुंगल से, ये कह सकते हैं, उनका जो आतंक, उस आतंक से जनता को निजात दिलाई जा सके, उसका प्रयास वहां पर किया जाएगा। उस टीम में कह सकते हैं कि विशेषज्ञ यहाँ पर शामिल है, यानी वाइल्ड लाइफ जो जानवर होते हैं, उनका जो नेचर समझने वाले जो विशेषज्ञ हैं, वो इस टीम में शामिल है। उनके आहार की जो संरचना होती है, वो किस प्रकार से रहते हैं, उसको जानकार वहाँ विशेषज्ञ, क्या इनकी जो कमजोरियां होती है वो किस प्रकार से वहां पर अभी तक लोकेट नहीं हो पाई है, उनको जानने का प्रयास वहां पर किया जाएगा। और जो टीमें वहां पर इस समय काम कर रही है, उन टीमों की मदद करने का काम इनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। अब उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से जो टीम रवाना हुई है, उसमें कितने मेंबर्स हैं और साथ ही कितने विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं? किस तरह से आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा भेड़ियों को पकड़ने के लिए? क्या कुछ यहाँ पर जो है किसी नए कार्य योजना का प्रयोग करने की कोशिश, या क्या कुछ रणनीति? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि यहाँ से लगभग आधा दर्जन विशेषज्ञों की टीम वहाँ के लिए रवाना हुई है। उनके पास अपने इक्विपमेंट्स हैं और ये सीधे तौर पर वहाँ पर पहले उस क्षेत्र का दौरा वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर किस प्रकार से जो भेड़िए हैं, उनका जो रहन सहन रहा है, उन चीजों को समझने का काम उनके तरफ से किया जाएगा। क्योंकि विशेषज्ञ हैं तो पहले उन्हें आमतौर पर उस चीजों की जानकारी वहां पर होगी और उसके बाद का जो चक्र होगा, यानी भेड़ियों की अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, किस प्रकार से वो किन क्षेत्रों पर हमला कर सकते हैं, उसको जानने का प्रयास उनकी तरफ से वहां पर रहेगा। और जो टीमें इस समय रेस्क्यू अभियान में वहां पर जुटी हुई है, उनकी मदद की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड से अगर ये विशेषज्ञों की टीम वहां पर गई है तो उसका लाभ वहां मिलेगा और जल्द ही भेड़ियों के आतंक से उस क्षेत्र को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। जी, यहाँ पर टीम की तरफ से क्या कुछ कहना है कि कितना इसमें समय लग सकता है? क्योंकि जो कुल मिलाकर 6 भेड़ियों के आतंक से बहराइच के लोग परेशान थे। 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया, लेकिन 2 को पकड़ना अब भी बाकी है। तो कितना और समय, क्या माना जाए? अभी तक की जो परिस्थितियां वहां पर देखने को मिली है, उन परिस्थितियों पर विशेषज्ञों का साफ तौर पर यही कहना है कि भेड़ियों का जो कार्य क्षेत्र होता है, भेड़ियों के जो रहन का जो क्षेत्र होता है, वो काफी बड़े एरिया में वहां पर रहते हैं। उन लोग झुंड में वहां पर जिस प्रकार से वो रहते हैं, वैसे में अभी तक सिर्फ ये कह पाना संभव नहीं है कि 2 भेड़िए बाहर बचे हुए या कुछ और भेड़िए भी हो सकते हैं जो इस तरीके की गतिविधियां वहां पर कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आतंक वहां पर भेड़ियों का फैल रहा हो। तो उन सभी को कोशिश ये रहेगी कि वो उस क्षेत्र को भेड़ियों के आतंक से मुक्त दिलाया जा सके। खासतौर पर जो इस समय युवा होंगे, जो नवजात
भेड़िए वहां पर होंगे उनको भी पकड़ने का प्रयास वहां पर रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार से भेड़ियों का जो आतंक है उसे आगे ना बढ़ने दिया जाए, बल्कि उसको समय रहते हुए उसको समाप्त वहां पर किया जाए। जो भेड़िए अभी तक पकड़े गए हैं उनके बिहेवियर को भी देखने का काम इन विशेषज्ञों की तरफ से किया जाएगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण वहां पर है जिससे ये भेड़िए आदमखोर वहां पर बने हैं, और उनके क्षेत्र में और कितने ऐसे भेड़िए हैं जो इनके साथ वहां पर है जिससे उनके भी आदमखोर होने की बिल्कुल, संभावना है वहां पर। यानी यूपी के बहराइच में जिस तरह से भेड़ियों का आतंक जारी है, अब भेड़ियों को पकड़ने के लिए उत्तराखंड से भी टीम जो है रवाना हो गई है। हालांकि कितना और समय लगता है इसमें उसका थोड़ा यहां पर इंतजार। अब बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देहरादून के प्रेमनगर में कैरी गांव के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण एक व्यक्ति नदी में फंस गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू करने पहुंची टीम ने मौके से 2 लोगों को बचाया। दोनों प्रेमनगर के निवासी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों की आम लोगों द्वारा सराहना की गई, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को बचा लिया। वहीं उत्तरकाशी के कुमराजा गांव के पास गदेरे में बहे युवक का एसडीआरएफ ने शव बरामद किया है। सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गदेरे में बहे शव की पहचान कुमराजा निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। एसडीआरएफ ने पुलिस को शव सौंप दिया है, जहां से आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।